तेरा मेरा प्यार चैप्टर 54। अपनी महबूबा की सलामती चाहता है तो चुपचाप नीचे दिए गए एड्रेस पर आना, और अगर पुलिस को खबर दी तो तुम जानते ही हो उसका अंजाम क्या होगा। चिट्ठी पढ़कर अधीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ईशा सचमुच घर छोड़कर गई थी या कोई उसे किडनैप करके ले गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधीर ने वो कागज़ लिया और अपने हाथ से फाड़ते हुए फेंका। गुस्से में उसने किचन में रखे हुए सामान को लात मारकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। गुस्से से ज़ोरदार चीख पड़ा और अपने बालों में से हाथ फेरते हुए फ़ोन निकालकर रॉकी को कॉल किया। कुछ ही पलों में अधीर ने अपनी पूरी फोर्स को काम पर लगा दिया था। टेंशन में वो रूम में यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी उसकी नज़र चिट्ठी पर गई, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों से चेतावनी और एड्रेस दिया गया था। वही अधीर ने हैरानी से चिट्ठी देखी। चौंका देने वाली बात यह थी कि किडनैपर ने एड्रेस अधीर के गांव के आसपास का ही दिया था। अधीर हैरानी से कुछ सोचने लगा, तभी उसका फ़ोन बज उठा। कॉल रॉकी का था। हेलो सर, मैडम तो आपके ही गांव में है। व्हाट, आर यू सीरियस? अधीर ने हैरानी से बोला। हाँ सर, मैडम आपके गांव में है। सीसीटीवी फुटेज चेक किया नहीं? अधीर ने पूछा। हाँ सर की, मगर सीसीटीवी वहाँ से गायब है, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, मगर हमारे सोर्स से पता चला है कि पक्का आपके गांव में ही है, रॉकी ने कहा। आर यू श्योर ईशा मेरे गांव में है? दोबारा से कंफर्म करते हुए पूछा। यस सर, 100% श्योर हूँ मैं। सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ जो शहर के कई दुकानों से लिए गए हैं। मैम आपके ही फैमिली के साथ आप ही के गांव जाते हुए दिख रही है। कुछ ही सेकंड में अधीर के फ़ोन पर वीडियोज़ आ चुकी थी, जिसमें मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था ईशा अधीर की फैमिली के साथ थी। अधीर गुस्से में तिलमिला उठा। ये क्या गेम खेल रही थी उसकी फैमिली उसी के साथ, या फिर ये ईशा की गलती है? अधीर गुस्से में बोला। अभी मेरा गाँव जाने का इंतज़ाम करो। यस सर, मैंने पहले ही इंतज़ाम कर दिया है, हम अभी निकल सकते हैं, रॉकी बोला। कितनी अच्छी तरह से जानता था रॉकी अपने बॉस को। एक रीज़न ये भी था कि अधीर सबसे ज़्यादा रॉकी पर बिलीव करता था। अधीर की गाड़ियाँ गांव के एक के बाद एक एंटर कर रही थी। गांव में खबर फैलने में देर नहीं लगी कि अधीर गांव में आ चुका है। अधीर ने गुस्से में हवेली के अंदर एंटर किया। पूरी फैमिली हॉल में ही थी। अधीर गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा और एक चांटा लगाने ही वाला था कि तभी सिद्धार्थ उछलकर साइड में कूदा और भागकर दादाजी के पीछे जाकर छिप गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिद्धार्थ मेरे साथ इतना बेहुदा मजाक करने की? अधीर गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला। सिद्धार्थ जो दादाजी के पीछे छुपकर सिर्फ अपना सर निकाल कर देख रहा था, तभी अधीर की नज़र सामने खड़ी ईशा पर गई। अधीर कुछ पैर चलकर उसके सामने गया और गुस्से में बोला, और तुम अकल नहीं है? बता कर नहीं आ सकती तुम? तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरी फौज तुम्हें ढूंढने में लगा दी। काम करो कि नहीं मैं, या बस तुम्हें ढूंढता फिरूं? ईशा तो अधीर के कुछ कहने से पहले ही गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसे लगा कहीं ये मार न दे। अधीर ईशा को आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से दादाजी बोले, शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती से इस तरह का सलूक करने की? दादाजी गुस्सा मुझे होना चाहिए, आप सबको नहीं। मारा मारा इसे ढूंढता फिर रहा हूँ कब से। क्या आप मेरी ज़िंदगी का यही मकसद रह गया है कि सिर्फ इसे ढूंढता फिरूं और यह फिर गुम हो जाए और फिर मैं ढूंढता फिरूं? अधीर गुस्से में बोला। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हमने पूरा पता लगा लिया है कैसे तुमने हमारी पोती को घर से बाहर निकाला। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें, दादाजी गुस्से में बोले। अधीर आश्चर्य से बोल पड़ा। मैंने बाहर नहीं निकाला, ये खुद गई थी। इसके चक्कर में मुझे रोज़ मेरा काम छोड़कर इसे ढूंढना पड़ा। काम से कम बता कर तो आती है यहाँ। चुप, एकदम चुप। बेचारी को कुछ याद भी नहीं है। बेचारी सड़क पर बेहोश पड़ी मिली। जब हमने पूछताछ करवाई तो पता चला ये हमारी ईशा बेटी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह हमें मिली। अगर किसी को मिलती तो सोचो क्या होता आगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है आज से ईशा हमारी पोती है, तुम नहीं। और हम हमारी पोती की एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर देंगे। दादाजी अधीर के पैर पर अपनी लाठी मारते हुए बोले। सॉरी दादाजी, अब गुस्से में हो गया, बट मैं बहुत प्यार करता हूँ ईशा से, अधीर दिल से बोला। अब क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने का, पहले गलती करनी और फिर माफ़ी मांगना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, दादाजी बोले। मॉम डैड आप तो समझो मुझे, अधीर मासूम से शक्ल बनाकर बोला। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। कोई किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? अधीर की मॉम रोते हुए बोली। उसकी गलती नहीं है, शायद हम ही
इसे अच्छे संस्कार देने में पीछे रह गए। अधीर के डैड बोले, मॉम डैड ऐसा मत कहिए प्लीज़, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अधीर आंखों में आंसू लाते हुए बोला। दादाजी बोले, कितने विश्वास से आदि ने जाते वक्त भी अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। उसे जाते वक्त भी विश्वास था कि तुम उसकी रक्षा करोगे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अधीर बेटे। आदि को पता चलता तो कैसा महसूस होता। तुम खुद ईशा को ढूंढने के लिए कितने पागल थे, दिन रात एक कर दिया था, और अब सीधा तुमने उसे रिश्ते से आज़ाद कर दिया। उसका हमारे सिवा है कौन? ऐसा मत कहिए दादू, मैं हमारे रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था। जब मुझे पता चला ईशा ही ईशानी है तब मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं ईशानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अधीर ईशा की तरफ देखते हुए बोला। तो ईशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई जो कि अधीर ने भाप ली। वो दादाजी को बोला, देखो दादू, उसने मुझे बड़े दिल से माफ़ कर दिया है। दादाजी गुस्से में अपनी लाठी ज़मीन पर मारते हुए बोले, उसकी तरफ क्या देख रहा है, यहाँ मेरी तरफ देख। वो अभी बच्ची है, उसे खुद का भला बुरा नहीं समझ आता। उसके सारे फैसले हम लेंगे, और हम सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब से वो हमारी पोती है और हम तुम्हें हमारी जायदाद से बेदखल करते हैं। उफ, ये अधीर के लिए दूसरा झटका था। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।